यह है इंडिया एट 9, मैं हूं नगमा। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद अमन कायम करने की कोशिश हो रही है। जहांगीरपुरी में आज दोनों समुदायों के लोगों ने मिलकर तिरंगा यात्रा निकाली है। इस यात्रा में स्थानीय लोगों ने बढ़ बढ़कर हिस्सा लिया, कहा कि उन्हें अमन चाहिए। यात्रा में शामिल लोगों ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। इस दौरान स्थानीय लोगों ने अपनी छतों से, अपने घरों की बालकनी से यात्रा पर फूल भी बरसाए। दिल्ली के जहांगीरपुरी का कुशल चौक, हर तरफ चारों ओर दोनों समुदाय के लोग तिरंगा लिए अमन का पैगाम देते हुए। जो लोग यात्रा में शामिल नहीं हुए वो अपने छतों और छज्जों से लोगों पर फूलों की वर्षा से स्वागत करते हुए हर तरफ शांति बनाए रखने की अपील। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों को बहुत अच्छा। लड़ाई झगड़े से किसी का फायदा नहीं होता, सिर्फ भाईचारा से हम सब एक हैं। भाईचारा बनाना है, सभी को सिखाना है, सभी प्रेम से रहो। आपसी भाईचारा लगता है फिर से क्या मुझे? हमें तो भाईचारा चाहिए, यही चाहिए। शनिवार को इसी जगह पर हनुमान जयंती के दौरान हुई हिंसा में माहौल खराब हो गया था। रही सही कसर इलाके में हुई अतिक्रमण अभियान ने पूरी कर दी। हालात कंट्रोल करने के लिए पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया। हफ्ते भर की मशक्कत के बाद शुक्रवार को दोनों समुदाय की अमन समिति की बैठक हुई। फैसला लिया गया कि आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। फिर से धीरे धीरे नॉर्मलसी रिस्टोर हो रही है और पुलिस ने भी अपना अरेंजमेंट यहाँ पे काफ़ी स्केल डाउन कर दिया है। तो कम्युनिटी आपस में मिलजुल के रहना चाहती है, तो हम इनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। आज इस तिरंगा यात्रा के द्वारा ये एक संदेश देना चाहते थे कि अब हम फिर से मिलजुल के रहेंगे और भाईचारा रहेगा। अमन कमेटी के प्रयास और तिरंगा यात्रा से जहांगीरपुरी में जिंदगी अब फिर से पटरी पर लौटने की उम्मीद है। तिरंगा यात्रा के जरिए कोशिश है आपसी भाईचारे, प्रेम मोहब्बत को फिर से बहाल करने की, गंगा जमुनी तहजीब को फिर से आबाद करने की, जिसके लिए यह देश जाना जाता है। जहांगीरपुरी दिल्ली से कैमरामैन जेबीएल थॉमस के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। लखीमपुर हिंसा के आरोपी और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा ने आज सरेंडर कर दिया, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को सरेंडर के लिए 7 दिनों का वक्त दिया था। आशीष मिश्रा को इस साल फरवरी में इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर कई सवाल उठाते हुए आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी थी। पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में 4 किसानों और 1 पत्रकार समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। आशीष मिश्रा पर थार एसयूवी से किसानों को कुचलने का आरोप है। और मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के विवाद में गिरफ्तार निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने बीती रात दोनों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में उन पर देशद्रोह का केस भी दर्ज किया है। शनिवार रात को ही नवनीत राणा की गिरफ्तारी के बाद खार पुलिस स्टेशन पहुंचे बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर भी हमला हुआ, जिसमें वो घायल हो गए। इसके बाद बीजेपी ने मुंबई में लोगों की सुरक्षा का सवाल उठाया है। शनिवार के दिन उद्धव ठाकरे के बंगले मातोश्री पर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने के ऐलान के बाद से मुंबई में जारी विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। शनिवार रात खार पुलिस ने नवनीत राणा और रवि राणा को गिरफ्तार कर लिया। रविवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। अदालत में पुलिस की ओर से दलील दी गई कि लाउडस्पीकर को लेकर जारी विवाद के बीच नवनीत राणा और रवि राणा ने मुंबई आकर हनुमान चालीसा का पाठ करने की चुनौती दी, जिससे शहर में विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई। इससे कानून व्यवस्था अस्थिर होने की संभावना थी। इन दोनों को पुलिस ने नोटिस भी दिया। इसके बावजूद वो समाचार चैनलों पर बयान देते नजर आए। पुलिस ने कहा कि इस बात की जांच की जानी है कि क्या यह पीएम मोदी के मुंबई दौरे से पहले न्याय व्यवस्था को बिगाड़ने और तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने इस मामले में देशद्रोह का भी मामला दर्ज किया है। यह मामला महाराष्ट्र सरकार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर दिए गए बयान के आधार पर दर्ज किया गया है।
पुलिस की इन दलीलों के बाद अदालत ने नवनीत राणा और रवि राणा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई 29 तारीख को होगी। हम 27 तारीख को अपना रिप्लाई फाइल करेंगे। जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार और मुख्यमंत्री के बारे में बयान दिया गया है, उसके तहत 124A लगाया गया है। आज पहली बार रिमांड एप्लीकेशन पढ़ने पे ये पता चलता है कि उन लोगों ने रवि राणा और उसकी मिसेस के खिलाफ एक नया FIR तैयार किया है, जो कि 506/22, जो कि रात के 9 बजे के बाद में तैयार किया गया है। हमारे कंप्लेंट के बुनियाद के ऊपर जो FIR रजिस्टर हुआ 503/22, उसके बाद में उसके अंदर इन लोगों ने 353 की कलम लगाई है। तो इनके प्लान्स एकदम बिल्कुल क्लियर है। It's absolutely dishonesty on the part of the government of Maharashtra as well as the police department. शनिवार रात इसमें एक नया विवाद तब जुड़ गया जब नवनीत राणा और रवि राणा की गिरफ्तारी के बाद खार पुलिस स्टेशन पहुंचे बीजेपी नेता किरीट सोमैया की गाड़ी पर हमला किया गया, जिसमें उन्हें चोट लगी। शुक्रवार रात बीजेपी नेता मोहित कंबोज की गाड़ी पर हुए हमले के बाद ये दूसरा ऐसा मामला सामने आया। इसके बाद बीजेपी की ओर से मुंबई में लोगों की सुरक्षा पर सवाल उठाया जा रहा है। ये जानकारी है, 5 ऑफिसर ने कहा हम आपकी व्यवस्था कर रहे हैं, आप जाइए। दरवाजा खोल दिया, 70-80 लोगों ने हमला किया। पत्थर, कांच की बाटलियां, जूते, ऑल विजुअल्स आर अवेलेबल। पुलिस के सामने इतना बड़ा पत्थर फेंका जाता है, उनको जान से मारने का प्रयास किया जाता है। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही गलत इस प्रकार की परिस्थिति है। हम केंद्र सरकार से ये निवेदन करने वाले, होम सेक्रेटरी से निवेदन करने वाले कि जो पुलिस अपना कर्तव्य नहीं पहचानती उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर जेड प्रोटेक्टी को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता तो आम आदमी को पुलिस कैसे प्रोटेक्ट करेंगी। ये मामला अब लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा से कई आगे बढ़ चुका है। नवनीत राणा के मामले में अब जमानत पर सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। तो वहीं सोमवार के दिन गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने सभी पार्टियों के नेताओं की एक बैठक बुलाई है ताकि लाउडस्पीकर के मामले में कुछ समाधान निकाला जा सके। लेकिन अब जब सड़कों पर भी हमले शुरू हो चुके हैं तो क्या ऐसे में इन मामलों में कोई समाधान निकलेगा? मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे। पंचायती राज दिवस के मौके पर उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया। इस दौरान कहा कि आज का दिन जम्मू कश्मीर के विकास को गति देने का दिन है। आज यहां कनेक्टिविटी और बिजली से जुड़े 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। आज अनेक परिवारों को गांवों में उनके घर के प्रॉपर्टी कार्ड भी मिले हैं। ये स्वामित्व कार्ड गांवों में नई संभावनाओं को प्रेरित करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी में निशाना साधते हुए कहा कि हमें अपने धर्म पे गर्व है, लेकिन हम दूसरे के धर्म का भी उतना ही सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा भगवान राम को मानते हैं, लेकिन उनके नाम पर वोट मांगने की राजनीति नहीं करते। NDTV के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी संक्रमण के दौर से गुजर रही है। G23 के नेताओं को संदेश देते हुए कहा कि कांग्रेस है तो हम लोग हैं, कांग्रेस हमारे भरोसे नहीं है। अपने धर्म पे मुझे गर्व है और अपने धर्म के कार्यक्रम में मैं शामिल होता, पहले भी होता रहा, राजनीति में आने से पहले, अब भी होता हूँ, आगे भी होता रहूँ। ये हमारी जीवन शैली है। हम राम से सीखते हैं कि हमको मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, हमको किस प्रकार से अपने जीवन की जो समस्या उसको किस प्रकार से दूर करें। इसलिए नहीं कि हम उसके नाम से वोट करें, वोट मांगे। केवल नारा लगाओ तो सामने वाला दहशत में आ जाए,
और दूसरे के प्रति घृणा फैलाओ। घृणा के स्थान हिंदुस्तान में कैसे हो सकता है भाई? ये संत ऋषि मुनियों का देश है। उत्तराखंड में देखिए 3-3 सीएम बदलने के बाद बीजेपी कैसे जीत जाती है, जबकि आपके पार्टी में एक दूसरे को कैसे हराना है इसी पे काम होता रहता है। देखिए, ये एक संक्रमण काल के दौर से पार्टी गुजर रही है, इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है। 10 साल सत्ता में रहे यूपीए की सरकार में, उस समय यदि हम लोग संगठन को ठीक ढंग से टेकल कर लिए होते तो आज स्थिति जो आखिरी का जो 2 साल है, 8 साल तो बहुत हमारा अच्छा चला, आखिरी के 2 साल जो हमारा बहुत खराब चला और उसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं और उसका नुकसान देश को भी हो रहा है। तो हम लोगों को समय रहते चेतना चाहिए, समझना चाहिए कि हम कांग्रेस है तो हम लोग हैं, कांग्रेस हमारे भरोसे नहीं है। तो ये थी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की खास बातचीत। एनडीटीवी इंडिया के साथ इस वक्त इंडिया एट 9 में इतना ही। नमस्कार।